बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दमा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार की तरह दमा वेव का जो लाइव प्रोग्राम होता है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो हम आप सबका स्वागत करते हैं। तो ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर आपका दमा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस 919667972248 के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो email us on dhammawaves.info@gmail.com के ऊपर, and also you can follow us on Instagram _dhamma.waves के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे तो हमारा जी सारे का सारा प्रोग्राम जो होता है यूट्यूब के ऊपर, जो हमारा यूट्यूब दमा वेव यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम डाउनलोड कर देते हैं एवरी वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को आप वहां पे जो सारे का सारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो दमावेश पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है। दमावेश का पर्पस सिर्फ मकसद एक ही है कि बुद्धम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो हम हम्बली आपके साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है बात को बुद्ध में देश बनाना है, उसका हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा धम्म का सार प्रसार करें। आज हमारे साथ वेनेबल भिक्खुनी द मेगा थेरी जी, जो हमारे साथ श्रावस्ती से हमारे साथ लाइव होंगे, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। उसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट स्पीकर होंगे आदरणीय हरबंस बेदी जी, जो यूके से हैं, जो बुद्धिस्ट राइटर हैं। और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जो मिस्टर संदीप लोई जी, जो यूएसए से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो रिसेंटली जो बिल पास हुआ है सियाटल के अंदर, यूएसए की जो फर्स्ट सिटी है वहां पे टू बैन द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कोर्ट के साथ आज का जो प्रोग्राम शुरू करेंगे, आपको सबसे पहले हम श्रावस्ती लेके जाएंगे। वहां का जो जो बुद्ध विहार है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, बिक्री ट्रेनिंग सेंटर, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस कोट के साथ आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यू कैनॉट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट, यू कैनॉट बिल्ड एनी नेशन, यू कैनॉट बिल्ड अप मोरालिटी। आप जाति के आधार पर कुछ भी नहीं बना सकते, आप एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। तो जे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करना है, राइट। सो आए, चलो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती, जहां से आपको जो बिकनी ट्रेनिंग सेंटर है वो हम कोशिश करेंगे वहाँ वहाँ का आप जो जो ट्रेनिंग सेंटर आपको दिखाने के लिए। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारे साथी चाहते हैं इस पेज के साथ जुड़ना, वो पेज के साथ जुड़ें और दम का सार प्रसार करने में वो अपनी वो शामिल हों। बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं ये जो हमने आपको श्रावस्ती का जो पूरा वहाँ का बुद्ध विहार है, ट्रेनिंग सेंटर है, हमने एक कोशिश की है आपको दिखाने की। तो अभी हम चलते हैं, हमारे साथ वेनेबल भिक्खुनी द मेगा थेरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वेनेबल द मेगा थेरी जी, जो उनकी ऑर्डिनेशन है वो 2000 में हुई थी, 2000 में, और जो हाई ऑर्डिनेशन है 2009 में हुई थी। सो पिछले 23 ईयर में वो अचीवर्स में हैं। और अगर उनकी हम एजुकेशन की बात करें तो शी इज MA, MEd एंड MPhil नेट इन पाली। तो अभी PhD भी कर रहे हैं। तो वेरी हाई लर्नड, हाई एजुकेटेड वेनेबल हैं। तो आज हम उनसे दम देशना लेंगे। तो सबसे पहले याचना के साथ आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। सो वेर एवर यू आर, इफ यू फील कंफर्टेबल, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर, लेट्स डू याचना टुगेदर। अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं दम्मं याचामि अनुंहं कत्वा शीलं देथ में बन्ते द्वितीयंपि अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं दम्मं याचामि अनुंहं कत्वा शीलं देत में बन्ते तत्यंपि अहंग बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं दम्मं याचामि अहंग बन्ते कत्वाशीलं देथ में बन्ते जी, हम आपको आदर से बेनती करते हैं, आप हमें त्रिशन एंड पंचशील दें। साधु साधु साधु। यमहं वदामि तं वदेत। आम आम बनते। बनते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तथ्यापि धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गमनं सम्पूर्णम् अहं भन्ते ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेर मज्जपठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादित। अहं भन्ते साधु साधु साधु। साधु। वंदन करे हम बुद्ध को, बुद्ध करे कल्याण। बुद्ध सदा रक्षा करे, बुद्ध बड़ा बलवान। वंदन करे हम धम्म को, धम्म करे कल्याण। धम्म सदा मंत्री जी आप म्यूट हो गए हैं जी। रक्षा करे, संग बड़ा बलवान। संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को त्रिवार अभिवादन करते हुए विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के धम्म क्रांति में संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए आज धम्म वेव पे जुड़े हुए सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका और इस धम्म वेव्स को माध्यम से इसके माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नशील प्रयास करने वाले सभी टेक्नीशियंस, सभी इसके आयोजक, सभी को ढेर सारी मंगल मैत्री देते हुए आज आप लोगों के साथ बात करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। भगवान बुद्ध ने मानवीय कल्याण के लिए दुख, अनित्य और अनात्म का उपदेश किया है और ये दुख, अनित्य और अनात्म का उपदेश देते हुए
भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो शरीर है अपना, ये शरीर क्षणभंगुर है, नाशिवंत है और इसी के साथ साथ रोगों का घर भी है। तो इस शरीर में, इस नश्वर शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हम लोग देखते हैं कि कितने सारे व्यक्ति शारीरिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अपने पेट का रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, नाक का रोग, आंख का रोग, चर्म रोग, अनेक प्रकार के रोगों से मनुष्य का शरीर पीड़ित होता है, रोगग्रस्त होता है। और उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो है इलाज भी करते हैं। बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट बने हैं हर प्रकार के रोग के लिए। हम लोग उसको ठीक इलाज करके ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि एक पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ मन की भी जरूरत होती है। जैसे शरीर को बीमारियां होती है, वैसे ही मानसिक स्तर पर मन को भी बीमारियां होती है। हम लोग शरीर का इलाज तो कर लेते, लेकिन मन के बारे में, अपनी जो मानसिकता है, अपनी मानसिकता सुधारने के लिए या अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते। हमें पता भी नहीं कि इसका अस्पताल कहाँ है, इसका इलाज कैसे होगा, कहाँ पर होगा, हमारी मानसिक बीमारियां कौन सी है, इसके बारे में बहुत सारे लोग अनपढ़ है, अज्ञान है, कि जिनको शरीर के बीमारी के बारे में समझ में आता है, हम लोग बड़े विस्तार के साथ बता देते डॉक्टर को, इच्छा रखते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हम पूर्ण रूप से निरोगी हो जाए। लेकिन अगर निरोगी किसे किससे कहते हैं? निरोगी जो होता है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। जिसका शरीर स्वस्थ हो, शरीर को कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो और मन भी स्वच्छ हो, निर्मल हो, पवित्र हो, तभी हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम स्वस्थ है कि निरोग है। भले हमारे हाथ अच्छे है, पैर अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम मन कितने सारे गलत विचारों के, गलत सोच के हम कितने सारे मैल लगाए रखे हैं, इसके ऊपर कितना मैल चढ़ाए रखे हैं, जिसको हम कभी झांकते नहीं। अपने अंतर मन को हम कभी झांकते नहीं। बाह्य शरीर के हम लोग शुद्धि करते हैं, उसको स्नान करके, साबुन लगा के, स्वच्छ कपड़े पहन के स्वच्छ रखने की कोशिश करते, लेकिन अपना जो मन जो है ये हमेशा बार बार, एक क्षण क्षण में, एक पल पल में उसमें बुरे विचार आते रहते हैं, नष्ट होते रहते, अच्छे विचार भी आते रहते, नष्ट होते रहते। लेकिन कहा जाता है कि वही व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाता है या पंडित कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न हुए बुरे विचारों को नष्ट कर देता है, हमेशा उसका ख्याल रखता है, स्मरण रखता है कि मेरे मन में गलत विचार, बुरे विचार उत्पन्न हुए हैं कि जो कि मेरे भी हित के लिए नहीं है या दूसरों के भी हित के लिए नहीं है, वो होते हैं गलत विचार या बुरे विचार। तो उसी को स्मृति संप्रजन्यता के साथ एक मेधावी व्यक्ति जिसे कहते हैं या पंडित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कहते हैं, वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता है और अपने मन को विकारी न बनाते हुए या मैला दूषित न करते हुए उसको हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। तो जैसे शरीर की बीमारियां पता ही है हमें, कई सारे रोग होते हैं। मैंने अभी कहा कि पेट का रोग होता है, मुख का रोग होता है, चर्म रोग होता है, कई सारे रोग होते हैं। लेकिन मन के रोग कौन से है? मन के रोग के बारे में हम लोग आज भी अज्ञान है। तो मन की जो बीमारियां है वो मुख्य तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक है कि जैसे कुछ व्यक्ति मनोरुग्ण होते हैं, पागल होते हैं, ये मानसिक बीमारी है। तो मनोरुग्ण व्यक्ति क्या करता है कि एक मनोरुग्ण डॉक्टर के पास जाता है जो मानसिक इलाज करता है, तो उसके पास जाकर वो कुछ स्तर पर हद तक दवा गोली देते हैं या नींद की गोलियां देकर उस मनोरुग्ण व्यक्ति को, जो पेशेंट है, उसको सुलाया जाता है, ज्यादा करके नींद की गोलियां दी जाती है। फिर इसके बाद जो कोई मूर्ख व्यक्ति होता है या अज्ञान व्यक्ति होता है, मूर्ख, अज्ञानता और पागलपन, ये मानसिक बीमारियां है एक तरह की। और इसी के ही फिर जो
उत्पन्न होने वाली बीमारियां है, इसी के आधार पर। जैसे मूर्खता के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित होता है, ग्रस्त होता है। एक अज्ञानता के वश मनुष्य बहुत सारी गंदी सोच रखता है। एक पागल व्यक्ति एक वो क्या करता है, क्या करना चाहिए, इस बात का उसे ख्याल नहीं रहता है। इसकी वजह से वो भी कुछ गलत बोल भी सकता है, गलत काम भी कर सकता है। तो ये जो मानसिक हमारी जो बीमारियां है, जिसे हमें स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रखना चाहिए, ये मानसिक बीमारियां इसी की क्या है, रिश्तेदार हम इसे कह सकते हैं। कि मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण या पागलपन के कारण मनुष्य जो है ईर्ष्या करता रहता है अपने जीवन में। हमेशा ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, ऊंच नीच की सोच रखता है, श्रेष्ठ कनिष्ठ की सोच रखता है, छोटा बड़ा देखता है। और ये सब चीजें, द्वेष है, लोभ है, मोह है, ये क्रोध है, ये सारी चीजें अपने मन की बीमारियां है। अपने मन को अस्वस्थ रखती है, बीमार रखती है, बेचैन रखती है, उदास करती है, दुखी करती है। शरीर के साथ साथ मन का भी ख्याल रखना या उसका भी इलाज करना उतना ही जरूरी होता है। तो इससे भी ज्यादा या इसी से उत्पन्न हुई एक और बीमारी है, जो आज तक सदियों से चलती आ रही है, सदियों से, वर्षों से चलती आ रही है। केवल भारत देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जिस बीमारी ने पूरा मतलब पूरी फैल चुकी है, बुरी तरह से फैल चुकी है। और इस बीमारी का संक्रमण जिस व्यक्ति को हो जाता है, वो व्यक्ति उस बीमारी के कारण जो है खुद भी दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, या और दूसरों को भी वो हमेशा दुख देने की कोशिश करता है। जैसे अभी कोरोना महामारी की बीमारी फैली थी, संक्रमण करने वाली बीमारी थी। हम लोग कितना बचाव किए, अपना सबका बचाव किया, अपना घर का, अपने रिश्तेदारों का हम लोग बताते रहे। उसी तरह से ये जो अभी जातिवाद का जो वायरस जो निर्माण हुआ है, जो पूरे विश्व में फैल चुका है, और इस जातिवाद का वायरस का ये इतनी खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी जिसको भी हो जाए, वो व्यक्ति जो है पूरे समाज की, अपने खुद की, सबसे पहले अपने खुद की शांति, अपने खुद के अंदर की जो अच्छाई जो होती है, वो सारी अच्छाई, जो सारी अपने अंदर की जो शांति है, जो सुख है, जो स्वातंत्र है, न्याय की भावना है, समता की भावना है, जो बंधुत्व है, और जो मानवता की भावना है, ये सारी चीजों को ये जातिवाद का वायरस जो है, जो व्यक्ति के मन के अंदर जो घुसा हुआ है, घर घर में घुसा हुआ है, गांव में घुसा हुआ है, नगर में घुसा हुआ है, राज्य में, देश में, पूरे विश्व में घुसा हुआ है, फैला हुआ है। ये सदियों से चलती आई बीमारी है, और इसका इलाज कोई कर नहीं पा रहा है ठीक ढंग से। इसको कोई सुधारना सभी चाह रहे हैं, लेकिन ये इतनी मतलब इसके जो विषाणु है, इतनी शरीर के पूरे नस नस में फैल चुके हैं, पूरे रक्त में फैल चुके हैं, कि इसको निकालना, इसको मार डालना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग चाहते, बहुत प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे, लेकिन इस आधार पर ये जो बीमारी जो जातिवाद की फैल चुकी है, इस बीमारी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि कितनी मतलब गलत काम कर रहे हैं लोग, कितने क्रूर बन रहे हैं, कितने दुष्ट बन रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स को पूरी तरह से भूले जा रहे हैं। एक मनुष्य के ऊपर इतना दुष्टता से, इतना क्रोध भावना से, इतना मतलब बुरी नीच सोच से, इतना मतलब आचरण व्यवहार कर रहा है कि ये नहीं समझ रहा। इतनी अज्ञानता भरी है अंदर, इतनी अज्ञानता भरी है कि हम लोग सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। उन लोगों के ऊपर इतना तरस आ जाता है कि कब इन लोगों का अज्ञान कब दूर हो जाएगा, कब इन लोगों के अंदर की जो मूर्खता है ये दूर हो जाएगी। प्रकृति ने हमें निर्माण किया है, प्रकृति ने जातियां बनाई है, लेकिन कौन सी जातियां बनाई है? एक मनुष्य जात बनाई है, पशु पक्षी की जात बनाई है, और मनुष्य जाति में केवल 2 प्रकार की जात बनाई है, एक स्त्री और एक पुरुष। जिस प्रकृति ने हमें बनाया है, उस प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया, कोई भेद नहीं किया। स्त्री पुरुष में भी केवल लिंग भेद अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी भी प्रकार का भेद हमें दिखाई नहीं देता है। स्त्री को 2 हाथ होते हैं, पुरुष को भी उतने होते हैं, जितने पैर होते हैं उतने पुरुष को भी होते हैं। हमारा खून लाल है, पुरुष का भी खून लाल ही होता है। तो जब स्त्री और पुरुष केवल प्रकृति ने निर्माण किए हैं, प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया, तो हम कौन होते हैं कि समाज में जातियां निर्माण करने वाले? जाति निर्माण करने का हमें कोई अधिकार नहीं है,
कोई भी अधिकार नहीं, हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए, नेचर के साथ चलना चाहिए, नेचर को हमें स्वीकार करना चाहिए, नेचर को स्वीकार करना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति नेचर के विरुद्ध जाएगा, प्रकृति के विरुद्ध जाएगा, उसकी अधोगति हो जाएगी, वो सारे समाज में अशांति फैलाएगा। इतना ये विषारी बीज है जाति का, बहुत विषारी बीज है, जिसके भी अंदर घुस जाएगा वो खुद का भी नाश कर देता है और सारा समाज का, पूरे विश्व का नाश कर देता है, पूरे विश्व का नाश कर देता है। इसलिए ये जो जाति भेद जो है, ये जाति भेद अपने अंदर का कब निकल सकता है कि जब हम भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे जब चलने लगेंगे, जब उसके सच्चे अनुयायी बनेंगे, जब उनके सच्चे फॉलोवर्स बनेंगे, तभी हमारे अंदर का ये जो कीड़ा है ये निकल सकता है। और जो व्यक्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान जो निर्माण किया है, भारतीय संविधान का जो मूला आधार है, जो मूल तत्व है, स्वातंत्र्य, समता, न्याय और बंधुता, इन 4 तत्वों पर जो व्यक्ति चलेगा वही व्यक्ति सच्चा मानव कह सकते हैं, हम उसे सच्चा मनुष्य कह सकते हैं। अन्यथा वो पशु के समान है, एक जानवर के समान है। एक व्यक्ति, कोई नहीं, मतलब कहीं भी नहीं ऐसा लिखा है, या किसी भी धर्म गुरु ने नहीं कहा, या किसी भी नहीं कि इस जाति भेद के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर एक मनुष्य एक दूसरे का शोषण करे, एक मनुष्य एक दूसरे को पीड़ा करे, पीड़ित करे, उसका अपमान करे, उसके अधिकार को छीन ले। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ये अपनी बरसों से चली आई हुई है अपनी गंदी सोच है। इस गंदी सोच के कारण हमारे अंदर, अपने मन पे इस सोच का इतना गलत असर पड़ा है, इतना गलत असर पड़ा है और इतना बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है कि कितना भी कहो, कितना भी हम लाख ग्रंथ पढ़े, कितना भी हम प्रवचन सुने, कितना भी हम 4 अच्छे लोगों में बैठे, लेकिन ये सोच जो है हमारी बदलने को तैयार नहीं है। ये सोच जो है हमारी आज भी बदल नहीं रही है। इस जातिवाद के आधार पर कितनी स्त्रियां जो है आत्महत्या कर रही है, कितनी स्त्रियों पे रेप जैसे प्रकार हो रहे हैं, कितनी जिनको नीच माना जाता है, जो नीच जाति के जन्मे हुए लोग हैं, इन लोगों पर कितना अन्याय, अत्याचार सहना पड़ता है। एक मनुष्य के ऊपर इतना क्रूर व्यवहार करे, इतना उसका शोषण करे, ये कौन सी मानवता है? कौन सी मानवता है? ये हमें एक मनुष्य के नाते ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये जो चलता आ रहा है, ये जो जातिवाद का जो प्रकार है, ये आजकल का नहीं है, केवल आज से शुरू नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा कि ये सदियों से चलता आया है। ये 2600 साल पहले का है, उससे भी पहले का है। उस समय जो चातुर्वर्ण व्यवस्था निर्माण हुई थी, चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जाति का निर्माण हुआ है। और बुद्ध के समय पे भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अनुकूल परिस्थितियां थी। उस समय भी बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना खुद बुद्ध को भी करना पड़ा। कई सारे वाद विवाद इस बात पर हो गए हैं। बहुत सारे उच्च श्रेणी के जो लोग थे वो आते थे भगवान के पास और बुद्ध को पूछते थे कि आप कैसे, मतलब नीच कुलों के लोगों के साथ कैसे आप संपर्क रखते हैं, कैसे व्यवहार रखते हैं, कैसे उन लोगों के घर की भिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे उन लोगों को आप शामिल करते हैं संघ में। इस तरह से आकर बुद्ध के साथ विवाद करते थे लोग, विवाद करते थे। भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर उपदेश उन लोगों को करके, भगवान बुद्ध ने उन लोगों को, मतलब उन लोगों का मन परिवर्तन किया, मन परिवर्तन किया। एक उदाहरण है कि एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आता है और भगवान बुद्ध को कहता है कि स्त्रियां जो होती है, ये जो नीच कुलीन जो स्त्रियां होती है, ये मतलब उच्च जीवन नहीं जी सकती या त्यागी जीवन नहीं जी सकती, और ये इन लोगों को किसी भी चीज का अधिकार नहीं होता, ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, ये शीलों का पालन नहीं कर सकती, इनको कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। और इनके कोख से जो पुत्र या पुत्री उत्पन्न होते हैं वो भी बहुत नीच होते हैं। इन लोगों को कोई भी अधिकार शिक्षा प्राप्त करने का या अच्छा जीवन जीने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से मतलब समझाया है कि, पूछा है कि हे ब्राह्मण, आपकी जो स्त्री होती है या आपके घरों में जो स्त्रियां होती है, ये पुत्र को किस तरह से मतलब जन्म देती है,
किस तरह से गर्भधारण करती है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि जैसे सारी आम औरतें मतलब एक एक पुत्र को या पुत्री को, एक अपत्य को जन्म देती है, उसी तरह से हमारी भी स्त्रियां इसी तरह से ऋतुमती हो जाती है, इसी तरह से गर्भधारण करती है और इसी तरह से प्राकृतिक रूप से ही बच्चे को जन्म देती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब सामान्य स्त्रियों की जैसे ही, आम स्त्रियों की जैसे ही उच्च कुलीन स्त्रियां भी इसी तरह से प्राकृतिक रूप से ही गर्भधारण करती है, ऋतुमती होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उच्च कुलीन स्त्रियां कुछ अलग रूप से मतलब बच्चे को जन्म दे दे, नीच नीच कुलों की स्त्रियां कुछ अलग रूप से बच्चे को जन्म दे दे? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये मनुष्य ने निर्माण किया हुआ नियम नहीं है। उसी तरह से ये जो जात है, ये जात भी जो है ये प्रकृति ने निर्माण की हुई चीज नहीं है, बात नहीं है। ये मनुष्य ने ही, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के ऊपर, एक जन समुदाय ने दूसरे जन समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए या उसको अपने काबू में रखने के लिए ये जातियों का निर्माण किया गया है। और इसको जो है लोगों ने जो है इसको एक दबाव के कारण, एक डर के कारण, एक खुद को कमजोर दुर्बल समझकर इसका जो है मतलब अन्याय अत्याचार सहते आए हैं। लेकिन आज के जमाने में भी अगर सोचा जाए तो आज भी इतना हमारे साथ संविधान का बल है, इतना स्वतंत्रता है, इतना सब कुछ है, लेकिन आज भी हम लोग उस घटना के या उस अन्याय अत्याचार के आज भी हम लोग मतलब सामना कर रहे हैं, उसको फेस करना पड़ रहा है। भगवान बुद्ध ने इससे पहले और भी सुंदर उदाहरण दिए हैं कि जैसे भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, ये जो 4 तत्व जो बाबा साहब ने जो संविधान पर लिए हैं, जिन तत्वों के आधार पर संविधान का निर्माण किया है, जैसे स्वतंत्र, समता, न्याय और बंधुत्व, तो इन 4 तत्व जो है बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा है। भगवान बुद्ध ने बताया कि कोई भी मनुष्य इस संसार में ना कोई नीच है ना कोई उच्च है, कोई नीच है ना कोई उच्च है, ना श्रेष्ठ है ना कोई कनिष्ठ है, ना कोई किसी भी प्रकार का मतलब अलग नहीं है। ये जो मनुष्य है ये अपने कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कोई भी ना गलत हो मतलब हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, ना कनिष्ठ हो सकता है, ना उच्च हो सकता है, ना नीच हो सकता है। मनुष्य जो है अपने कर्म के आधार पर ही श्रेष्ठ हो सकता है या नीच हो सकता है, उच्च हो सकता है या नीच हो सकता है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है। तो भगवान ने बताया कि किसी भी, उन्होंने अपने धर्म में सारे जाति मतलब एक एकदम नीच जाति जिसको कहते हैं, नीच जाति से लेकर एक उच्च कुलीन जाति तक, एक मतलब भिखारी से लेकर उन्होंने राजकुमार राजकुमारी तक के लोगों को, एक जिसे एकदम शूद्र कहा जाता है आज की भाषा में या नीच कहा जाता है, इतनी चांडाल जाति से लेकर बुद्ध ने एक उच्च श्रेष्ठ जाति तक सारे लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सभी को, एक जवान हो बूढ़ा हो, सारे लोगों को जो है संघ में शामिल कर दिया। संघ में शामिल करके लोगों के सामने इतना बड़ा आदर्श निर्माण कर दिया, लोगों को दिखा दिया कि जाति के आधार पर कोई भी उच्च नीच या श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं हो सकता। मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ही अपनी योग्यता या अपनी जो उच्च नीचता है ये सिद्ध कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने संघ में सारे लोगों को स्थान देकर जब एक उदाहरण दिया है कि जब कोई मनुष्य, जो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी वर्ण से आया हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, जब वो संघ में आता है, एक भिक्षु या भिक्षुणी बन जाता है, तो भगवान ने कहा है कि उसका एक संघ को भगवान ने महासमुद्र की उपमा दी है। महासमुद्र, और जो नदियां जो होती है, एक एक भिक्षु को, एक एक संघ के सदस्य को नदियों की उपमा दी है। बुद्ध कहते हैं कि संघ महासमुद्र के समान है और संघ का एक एक सदस्य जो नदियों के समान है। जब नदियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कहीं से भी उसका उगम क्यों ना हो, कहीं से भी वो निकलती क्यों ना हो, लेकिन अंत में वो जब समुद्र को मिलती है, तब समुद्र में मिलने के बाद उसका पुराना अस्तित्व, उसका पुराना नाम, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है और एक ही नाम आ जाता है समुद्र। समुद्र के नाम से हम उसे जानते, ये नहीं उसमें से हम लोग पहचान पाते या कह सकते या निकाल सकते उसका अलग अलग पानी कि ये गंगा का है, कि ये जमुना का है, कि ये सतलज का है, कि ये और किसी नदी का है। उस सब कुछ अपना अस्तित्व खो देती है, एक ही नाम से वो जानी जाती है। उसी तरह से संघ में भी
चाहे वो कितने भी नीच जाति से क्यों ना संघ में आया हो या श्रेष्ठ जाति से क्यों ना संघ में आया हो, जो जाति जिसे हम लोग कहते हैं, जो जाति का नाम दे दिया है हम लोगों ने, जो अलग अलग जो जन समुदाय बने, अलग अलग जिसको काम बांटे हम लोगों ने, उनको जाति का नाम दे दिया है। और जाति का नाम देकर वो जातियों में ये अलग अलग नाम दिए हैं, ये इस जाति का है, उस जाति का है, ये उस जाति का है। तो ये सब जातियों के कोई भी व्यक्ति जब संघ में आता है तब वो नदियों के समान संघ में आने के बाद उसकी पुरानी जो किसी भी जाति का हो उसकी जात नष्ट हो जाती है, उसका गोत्र, उसका पुराना नाम, उसका पुराना परिवार, सब कुछ नष्ट होकर उसको केवल एक ही नाम से हम लोग जाने जा सकते हैं, ये भिक्षु है या भिक्षुनी है, ये संघ की सदस्य है। और उसको जब सब सारे भिक्षु भिक्षुनियां जब एकत्र आती है तो उसे हम लोग समुद्र की उपमा दे सकते हैं संघ को। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा मतलब लोगों के सामने एक आदर्श दिखा दिया, एक लोगों के सामने एक इतना सुंदर उदाहरण दे दिया है उस समय कि कोई ऊंच नीच नहीं होता है, सब कुछ हम लोग प्रकृति के से उत्पन्न है और प्रकृति को हमें प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, आदर करना चाहिए, एक दूसरे को भावनाओं को समझना चाहिए, एक दूसरे को अच्छा आचरण व्यवहार करना चाहिए। ये उदाहरण इतना ही नहीं तो बुद्ध ने और भी कई सारे उदाहरण पाली साहित्य में, त्रिपिटक साहित्य में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। उसमें से एक बताती हूँ मैं एक उदाहरण। जैसे एक एकदम नीच कुल का माना जाने वाला एक गृहस्थ था, राजगृह का रहने वाला था, जिसका नाम था सुनीत। सुनीत आप लोग भी जानते होंगे, सुनीत भंगी नाम से जाना जाता था। उसका व्यवसाय था कि गांव में जाकर गांव की सारी सफाई करने का, सारा गांव का पूरा गली गली का मोहल्ले का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर कर उसको एक ठेले में भरकर उसको गांव के बाहर ले जाकर उसको जलाने का ये काम था उसका। गांव की सफाई करने का काम था। एकदम नीच मानने जाने वाला, हीन मानने जाने वाला जाति का व्यक्ति जिसका नाम था सुनीत। तो ये सुनीत व्यक्ति राजगृह में एक बार जब सफाई करता है, अपने हाथ में झाड़ू लेकर गली की सफाई करता है, तो उसी समय भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ जब नगर में प्रवेश करते हैं चारिका के लिए, और नगर में आते हैं तो ये सुनीत भंगी देखता है कि बुद्ध आ रहे हैं, भगवान बुद्ध संघ के साथ गांव में प्रवेश कर रहे हैं, और उसके मन में श्रद्धा जागती है बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति। वो बुद्ध को वंदना करना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती आगे जाने की। उसको इस बात का ख्याल रहता है कि मैं तो नीच मानने जाने वाला जाति का हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं कैसे सामने जाऊं, बुद्ध के सामने जाऊंगा तो भगवान बुद्ध के जो है ये हो जाएगा, उनको छुआछूत के आधार पर उनको मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो अपने ठेले के पास एक दीवार के पास अपना वो गाड़ा कचरे का लगा देता है और वहीं पर वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर वो छुप भी नहीं पाता है, खड़ा रहता है। तो जब भगवान बुद्ध की नजर जाती है सुनीत भंगी के ऊपर, भगवान बुद्ध देखते हैं कि यहाँ पर सुनीत खड़ा है, तो वो बुद्ध कहते हैं कि वहां पे आप क्यों खड़े हो, आओ सामने आओ। तो फिर वो एकदम डर डर के ऐसा बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को वंदन करता है, हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है। तब भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि क्या सुनीत, तुम्हें ये इतना जो दरिद्र जीवन और इतना ये तुम्हें ये नीच व्यवसाय जिसको कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हो, क्या तुम्हें ये जीवन अपना अच्छा लगता है? तब सुनीत कहता है कि नहीं भगवान, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, क्या करूं। भगवान कहते हैं कि तुम ये छोड़ क्यों नहीं देते हो, तुम इसे छोड़ के तुम भिक्षु क्यों नहीं बनते हो, ये जीवन छोड़ दो, ये दरिद्रता का जीवन, ये जो झाड़ू कचरा इकट्ठा करने वाला जीवन, ये छोड़ दो। तब सुनीत कहता है कि भगवान, मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं भिक्षु कैसे बन सकता हूँ, मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं तो नीच कुल का हूँ, मैं नहीं बन सकता। भगवान एकदम मैत्री और करुणापूर्ण चित्त से उसे कहते हैं कि नहीं सुनीत, आओ भिक्षु, आओ भिक्षु आओ बोलकर उसको जो है चिवर या प्रवज्जा उसको प्राप्त हो जाती है। वो बड़ा खुश होकर बुद्ध के पास जाता है और राजगृह में जाने के बाद अपने जहाँ भगवान बुद्ध रुके हुए रहते हैं वहां पर जाकर वो भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बनने के बाद उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है और वो बहुत सुख से धर्म और विनय का पालन करता है और लोगों को धर्म विनय का उपदेश करता है। और भी उदाहरण है, और कई सारे उदाहरण है। जैसे शाक्य कुलों में शाक्य एक श्रेष्ठ जाति मानी जाती थी उस समय भी, एक जिस जाति से सिद्धार्थ बोधिसत्व ने जन्म लिया था, एक राजा के मतलब दरबार में या राजा के पुत्र बने थे, राजकुमार बने थे। तो तब जब भगवान बुद्ध बने थे बाद में, तो शाक्य बस्ती के जो शाक्य कुल के जो लोग थे, कपिल वस्तु के, वो कई सारे लोग बुद्ध की दीक्षा लेने के लिए गए थे। तो उसमें बहुत सारे श्रेष्ठ कुल के शाक्य लोग थे। तो शाक्य कुलों का जो एक नाई होता था,
जो नाई जो हमेशा शाक्य लोगों की जो है अपना दाढ़ी मूछ के बाल काटता था, बनाता था, तो उसके भी मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागती है। वो सोचता है कि मैं भी, वो भी उन लोगों के पीछे, शाक्य लोगों के पीछे पीछे चलता है जिधर वो शाक्य लोग बुद्ध की ओर जाते हैं। तो वहां जाने के बाद वो शाक्य लोग कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, हमारे साथ ना आओ। वो अपने शरीर के ऊपर जो भी सुंदर गहने परिधान किए हुए रहते हैं, वो सारे गहने आभूषण निकाल के उस उपाली नाम रहता है उस नाई का, उनको दे देते हैं और कहते हैं कि ये आप ले जाइए और आप अपने घर जाइए, और आपको ये जिंदगी भर के लिए इतने काफी है, आप सुख से जी पाएंगे इतने आभूषणों के साथ। लेकिन तब भी उसको ये अच्छा नहीं लगता, वो आभूषण वो ले लेता है, उसकी गठरी ले लेता है और थोड़ा और दूर जाकर एक पेड़ की डाली को वो लटका देता है और वहां पर लटका कर वो ये सोचता है कि जिसको भी प्राप्त हो जाए, जिसको भी मिले वो ले जाए, और वहां से वो फिर वो शाक्यों के पीछे पीछे चला आता है। जाने के बाद वो शाक्य लोग बुद्ध के पास पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि उपाली नाई फिर से अपने साथ आया है, अपने पास आया है। तो वो कहते हैं कि मुझे भी संघ में शामिल करवा दीजिए, मेरे भी बुद्ध से बात कर दीजिए। तो फिर वो शाक्य लोग, कहा जाता है कि वो बड़े अभिमानी होते थे, बड़े अभिमानी होते थे, उन लोगों के अंदर बड़ा अभिमान होता था अपने नाम गोत्र के प्रति, अपने जाति के प्रति, अपने कुल के प्रति। लेकिन तब भी जब वो बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं या बुद्ध से प्रवचन लेने के पहले ही वो कहते हैं बुद्ध से, खुद शाक्य लोग कहते हैं कि भगवान, ये जो उपाली नाई जो है ये हमारा बहुत दिनों से सेवा करता आया है और इसने बहुत हमारी सेवा की है, हमारी इसके ऊपर हम बहुत अनुकंपा करते हैं, इसको बहुत हम मानते हैं, चाहते हैं। तो भगवान ऐसा कीजिए कि अगर इनको जो है बाद में अगर आपने प्रवज्ञा दीक्षा दिया, संघ में शामिल किया, तो ये हमसे जीवन भर भी छोटे रहे और भिक्षु बनने के बाद भी ये हमसे छोटे ही रहेंगे। ये हमें फिर से वंदन ही करेंगे, नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। तो भगवान ऐसा कीजिए कि इनको सबसे पहले प्रवजित कीजिए, इनके बाद हमें प्रवजित कीजिए, ताकि उपाली नाई को हम मतलब नमस्कार करें, उनको सम्मान दे, वो उनके आने पे हम उठ के खड़े हो जाए उनके स्वागत पर। ये शाक्य लोग खुद कहते हैं भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध पहले सबसे पहले उपाली नाई को प्रवज्ञा देते हैं, और उपाली नाई को प्रवज्ञा देने के बाद, क्योंकि संघ में ये नियम होता है कि जो सबसे पहले प्रवजित होता है वो संघ में सीनियर होता है, बड़ा होता है, और उसको उनके बाद जो प्रवजित होने वाले व्यक्ति होते हैं वो उनको नमस्कार करते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो इस तरह का नियम होता है। तो इसलिए वो उपाली नाई को सबसे पहले भिक्षु बनाते और वो श्रेष्ठ बनते संघ में, और श्रेष्ठ बनने सीनियर बन जाते हैं। तो ये भिक्षु उनको नमस्कार करते, आगे चल के वो विनय पिटक का मतलब विनय के ज्ञाता बन जाते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब विनय पिटक की जब निर्मित हुई, जब पहली संगीति हुई, तो विनय पिटक का निर्माण हुआ, तो वो विनय के एकदम ज्ञाता बनते हैं। तो विनय पहली संगीति के अध्यक्ष स्थान वो प्राप्त कर लेते हैं। इससे इस बात पर हम लोग सोच सकते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अंदर कितनी मानवता थी, कितनी करुणा थी, कितनी मैत्री थी, और उनको प्रकृति का नियम कितना समझ में आया था। इतने श्रेष्ठ कुल के होते हुए भी, इतने उच्च कुल के होते हुए भी, इतने बुद्ध होते हुए भी, क्योंकि बुद्ध तो कभी किसी के साथ अन्य अत्याचार कर ही नहीं सकते, कभी किसी के साथ वर्ण भेद के आधार पर या जाति भेद के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, किसी भी भेद के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं कर सकते, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, नहीं तो वो बुद्ध हो ही नहीं सकते। तो बुद्ध अनुकंपा करते हैं और उसको शामिल करते हैं, तो वो बाद में विनय पिटक के मतलब ज्ञाता बन जाते हैं। तो इतना बड़ा आदर्श हमारे सामने है, इतना बड़ा आदर्श है, लेकिन तब भी हम लोग इन बातों को क्या करते, इग्नोर कर देते हैं, और जो है अपनी जो पुरानी जो परंपरा, जो नीच गंदी जो सोच चलती आई है, उसी को हम लोग फिर बार बार खाद दे रहे, पानी दे रहे, उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसी को जो है अज्ञानतावश मूर्खता के कारण, इसी के वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर एकदम पशु समान व्यवहार कर रहा है, पशु समान व्यवहार कर रहा है, वध कर रहा है, हत्या कर रहा है, कई प्रकार का मतलब शोषण कर रहा है। तो ये नहीं चलना चाहिए, इसे हमें सुधरना चाहिए, हमारे अंदर सुधार करना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपनी जो मानसिकता है उसे बदलना चाहिए पूर्ण रूप से। जैसे मैंने कहा है कि जैसे शरीर की हम लोग शुद्धि करते, शरीर का ख्याल रखते, उसी तरह से अपनी जो मानसिकता है, अपना जो मन पटल है, अपने ये मन पटल पर जो ये गंदे गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, जो ये नीचता के उच्चता के जो विचार उत्पन्न होते हैं, इसे हमें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। और ये सत्य बात है,
ये कोई किसी ग्रंथ में लिखी हुई है इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं, भगवान बुद्ध ने बताई है इसलिए भी नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग खुद देख रहे हैं कि ये जो प्रकृति ने हमें बनाया है हमारे सामने है। प्रकृति ने धर्म नहीं बनाया, प्रकृति ने जात का निर्माण नहीं किया या किसी धर्म का निर्माण नहीं किया, ना सिख धर्म का निर्माण किया, ना ईसाई धर्म का निर्माण किया, ना हिंदू धर्म का निर्माण किया, ना बौद्ध धर्म का निर्माण किया। किसी भी जाति का निर्माण प्रकृति ने नहीं किया है। ये सारा निर्माण हम लोगों को समझ में आना चाहिए ये बात, ये सारा निर्माण जो है, ये सारी उत्पत्ति जो है मनुष्य ने की है अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने लोभ के लिए। तो हम जो है कम से कम, हम बुद्ध के जो फॉलोअर्स है, जो बुद्ध के अनुयायी है, कम से कम हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। भले कोई लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी, आज के समय भी, वर्तमान स्थिति में भी अपने घर में जो है आज भी वो स्त्री पुरुष का भेद करते हैं, या आज भी वो जो है जो अपनी मतलब एक एक कम्युनिटी में, एक एक समाज में भी केवल एक ही जाति नहीं होती है, उसकी भी अलग अलग उपजातियां होती है, उसकी भी अलग अलग उपजातियां होती है। इस जाति का व्यक्ति अब एक ही जाति में दूसरे जाति की उपजातियां जो होती है उसमें इस जाति का व्यक्ति दूसरे जाति में अपना रोटी बेटी व्यवहार नहीं करता है। खाना वाना तो खा लेंगे, लेकिन जब रिश्ते की बात आएगी, संबंध की बात आएगी, तो वो इनकार कर देते हैं, अपनी ही जाति का व्यक्ति ढूंढते हैं, अपनी ही जाति का रिश्ता ढूंढते हैं। तो ये सब कब तक चलेगा भाई? ये नहीं चलना चाहिए। इसे हमारी सोच पूर्ण रूप से बदलनी चाहिए, तभी हम एक मानव कहलाने के योग्य बनेंगे, तभी हम एक आदर्श व्यक्ति कहलाने के योग्य बनेंगे, और तभी मतलब ये जो जाति का जो कीड़ा उत्पन्न हुआ है, ये जो मर नहीं रहा है, कितना भी कुछ भी करो, ये तब तक उत्पन्न मतलब मर नहीं सकता जब तक हमारी अंदर से सोच नहीं बदलेगी। जब तक हमारे अंदर से सोच नहीं बदलती, जब तक हमारे अंदर से परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। अपने घर में नहीं बदलाव आएगा, अपने घर के सदस्यों की सोच नहीं बदलेगी, या अपने पुराने लोगों की सोच नहीं बदलेगी, या समाज की सोच नहीं बदलेगी, या धर्म के नाम पर लोगों की सोच, जाति के नाम पर लोगों की सोच नहीं बदल सकती है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, हम लोग कई सारा आदर्श हमारे सामने, कितने लोगों ने जाति निर्मूलन के लिए, कितने समाज सुधारकों ने, कितने नेता लोगों ने काम किया है, कितने लोगों ने काम किया है, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इतना, ये तो बुद्ध के समय के उदाहरण मैंने दिए हैं, हमारे सामने इतना जीता जागता उदाहरण है, इतना संघर्षमय जिनका जीवन रहा है, जो है अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने जाति, केवल जाति का, उनका क्या दोष था? केवल जाति के आधार पर उनको कितना जीवन में कितना अपमानित होना पड़ा, कितना अपमानित होना पड़ा, कितना अपमान सहना पड़ा। इतने विद्वान होते हुए, इतने पात्र होते हुए, इतने योग्य होते हुए भी उस व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, केवल इस जाति के आधार पर, इस जाति के नाम पर। और आज भी कुछ इतने दुष्ट और इतने गंदी सोच के लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं कि आज भी वो लोग अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं। केवल जाति के नाम पर आज भी कुछ लोग जो है बाबा साहब को मानने को तैयार नहीं, कि जिन्होंने बाबा पूरे अपने भारत देश पर इतने बड़े उपकार किए, इतने बड़े उपकार किए, इतना बड़ा योगदान दिया, इतना अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, सच्चे नागरिक इस देश के बन गए हैं, लेकिन आज भी केवल जाति के नाम पर लोग उनका नाम लेने के लिए कचराते हैं। आज केवल जाति के नाम पर उनका गुण गौरव करने के लिए लोग हिचकते हैं, डरते हैं, कह नहीं पाते, द्वेष के कारण कह नहीं पाते। इतना द्वेष कहाँ से मनुष्य के अंदर उत्पन्न हुआ? इतना जातिवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो इस आज जो प्रोग्राम का जो आयोजन किया है, और जो विषय मतलब आज जिस विषय पे चर्चा होने जा रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये केवल अपने घर का या अपने समाज का या अपने राज्य का या अपने देश का केवल विषय नहीं है, तो ये एक जागतिक समस्या बन गई है। इस जागतिक समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है, और इस जागतिक समस्या को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये जो समस्या बन गई है, ये हमारे विकास को होने नहीं दे रही है, हमारी बुद्धि के स्तर को बढ़ने नहीं दे रही है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो ये जो समस्या है, हम इसे ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से खत्म कर पाएंगे। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि
मेरे इस वचन का या मेरे इस छोटे से उपदेश का आप लोग सोचेंगे, इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे और सबसे पहले अपने अंदर से बदलाव लाएंगे, अंतर मन से सच्चा बदलाव अपने अंदर लाएंगे और हम लोग इस जाति भेद को सब कुछ नष्ट करेंगे और पूरे विश्व में हम लोग शांति प्रस्थापित करेंगे, समानता प्रस्थापित करेंगे। और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, मैं आप सभी लोगों का धम्मवेव्स की सभी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सबको मंगल मैत्री देती हूँ। सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब्बीत्यो विभजन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवतन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव। सुखी भव। साधु 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 साधु। तो ये थे हमारे साथ वेनेबल भिक्खुनी दामेगा थेरी जी, जो श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले 23 साल से चीवर में हैं। MA, M.Ed एंड MPhil इन पाली एंड PhD कर रहे हैं। हाई लर्नर हमारे वेनेबल हैं। सो आज का जो विषय था वो बेसिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ही हमने आज का विषय रखा है। और बहुत अच्छी तरह वेनेबल ने एक्सप्लेन किया। वेनेबल, हम पूरी दमावेव की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके आशीर्वाद के साथ ही आज जो हमने दमावेव का जो प्रोग्राम, जो हमें याद है कि जो शुरू के जो प्रोग्राम आपके आशीर्वाद से हमने शुरू किए थे, तो आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें और दमावेव का साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साधु साधु साधु, सबका साधु साधु साधु। तो जैसे आज मैंने बताया कि आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं आदरणीय हरबंस बिरदी जी यूके से हैं, और उनके साथ हमारे साथ गेस्ट स्पीकर हैं आदरणीय संदीप लोई जी जो USA से हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो आज का जो सब्जेक्ट हमने रखा है, जैसे वेनेबल ने पूरा कास्ट बेस के ऊपर, जो कास्टिज्म के जो कोड 2600 साल पुराना लोगों के अंदर अभी भी जो डिसीज चल रही है, उसके ऊपर अभी भी लोग ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे 2600 साल पहले थे, और बल्कि थोड़ा इस तेजी भी हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे लोग जो हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अपना पूरा योगदान डाल रहे हैं। तो हमारे साथ संदीप लोई जी US से हैं, जैसे आप जानते हैं। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले तो दमावेव की टीम की तरफ से आपका वेलकम और धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो मैं संदीप जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब 2019 कोविड शुरू हुआ तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है अम्बेडकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी, और उसके माध्यम से, प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। जो जब जूम एरा शुरू हुआ, तो मैं सोचता हूं कि जो जूम एरा शुरू हुआ उसको शुरू करने का जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दी है, उनका नाम है संदीप लोई। तो संदीप लोई जी ने हमें सपोर्ट किया, और ये दमावेव जो हमने शुरू किया, क्योंकि जो जूम एरा का तो हम यूज करते थे, जूम को यूज करते थे, तो उसी से ये दमावेव फिर हमने शुरू किया। सो संदीप जी, पूरी दमावेव की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और वेलकम करती है। सो संदीप जी US बेस में हैं, शिकागो में रहते हैं, इंजीनियर हैं, और नाउ टीचिंग वर्कर इन USA, पैशनेटेड सोशल एक्टिविस्ट हैं। और जो आपने सुना है कि जो सिएटल, जो एक US का एक शहर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, इज फर्स्ट US सिटी टू बैन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। एक बिल पास किया गया है। जैसे हम बहुत सारे कामों में ये बोलते हैं कि 90-10% की एवरेज ले जाती है, तो जो 90% जो काम किया गया है वो बिहाइंड द सीन हुआ है। जो 10% प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, जब हमारे लोग सिएटल काउंसिल में गए, सिटी हॉल में गए, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, वहां पे मौजूद हुए, काउंसिल को सुना, वोटिंग दी, ऑनलाइन, बिहाइंड द सीन, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग।
कैसे उसको ट्रांसफर करना है उस इंफॉर्मेशन को। संदीप लोई जी उस टीम के सदस्य थे, उनके पार्ट थे। तो सबसे पहले मैं संदीप जी से जानना चाहूंगा कि ये सारा जो सिस्टम है, जो बिल को तैयार किया, जो इसके ऊपर सारा सिस्टम तैयार किया, वो कैसे था। तो उसके बारे में हम थोड़ा बिगिनिंग में बात करेंगे, फिर उसके बाद में एक दो क्वेश्चंस है जो हम संदीप जी से पूछेंगे। तो संदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। नमो बुद्धाय एंड जय भीम। जी, बहुत बहुत आभार धमा वेव टीम्स का। आप सबको मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। आपका सबका आभार मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत और धन्यवाद। जी जी जी, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, तो ये मैं आपको पूरी टीम को, धमावेव की टीम को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ कि आपने ये जो इस वक्त पूरे समाज में अम्बेडकर जो समाज है, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में नहीं, भारत में भी और बाकी देशों विदेशों में भी, जो इस वक्त एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक चल रहा है, जो सियाटल में इतना बड़ा मानवाधिकारों के लिए जात को रिकॉग्नाइज करना, ये एक बाबा साहेब के विचारों की और बाबा साहेब का जो एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज दैट मैसेज ही गिव टू अस, उस मैसेज की एक बहुत बड़ी जीत है। और उस चीज को आप रिकॉग्नाइज करके उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस चीज को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि उसका जो पीछे इंटेलेक्चुअल इनपुट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, वो किस तरह से बना। तो उसके लिए सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना और उस पर चर्चा करना, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मूवमेंट चली, ये हुआ, अब जैसे अब नॉर्थ अमेरिका में आप जो लोग हमारे साथ ही रहते हैं उनको पता ही है कि भारत से, खासकर पंजाब से अमेरिका में लोग पिछले तकरीबन 70 से 80 सालों से आ रहे हैं। और 1960s में, 70s में और आने लगे, लेकिन हम जैसे हम पढ़ते हैं कि एज अर्ली एज 1920s हमारे लोग इधर आ रहे थे। तो जैसे 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 काफिला बढ़ता गया, जैसे 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 हमारे लोगों में चेतना आती गई और लोग विदेश आने लगे, अमेरिका आने लगे, साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली जात की जो बीमारी है वो भी अमेरिका में आने लगी। यही चीज इंग्लैंड में भी हुई और बाकी देशों में भी हुई। तो जिस तरह से लोग बड़े, हमारी जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, नेपाल के, बांग्लादेश के, बाकी देशों के, वो जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के जो लोग जैसे जैसे आते गए, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन का जो पैटर्न है वो इधर भी इमर्ज होता रहा। और 80s में जैसे आप लोग जानते होंगे, उसका सबसे बड़ा एक मैनिफेस्टेशन हुआ, सबसे बड़ा उसका एक जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक, मैं उसको एक रिवोल्ट ही समझता हूँ, वो हुआ सतगुरु रविदास सभाओं का अमेरिका में खुद एस्टेब्लिश होना। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि वो गुरुद्वारे, सतगुरु रविदास गुरुद्वारे एस्टेब्लिश इस बात पे हुए कि हमारे जो लोग थे, जो दूसरे गुरुद्वारे में जाते थे, उनके साथ जात वितकरा होता था। अब आप सब जानते हैं कि चूड़े चमार, इस तरह के शब्द यूज किए जाते थे और बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई, लंगर में लग बिठाया जाता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो एक उसका एक ग्राउंड पे लेवल पे थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन लोग को था, लेकिन कोई उस पे लीगल प्रोटेक्शन भी किसी ने सोचा नहीं था। उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी कि अगर इसको हम लीगल तरीके से, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, वो ये सब चीजें आउटलॉड है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है और ना उस बात पे कोई ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन लोगों में धीरे धीरे वो चेतना आने लगी थी, वो बात समझ आने लगी थी कि हम साथ जुड़ के रहेंगे, अपने फिजिकल स्पेसेस में हम कॉन्ग्रीगेट करेंगे, अपने जो बिजनेसेस हैं उनको हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये वितकरा हो रहा है। तो ये एक बैकग्राउंड मैं आप सबको बताना चाहता था कि बहुत सारे लोग जो भारत में खासकर रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में ये चीज नहीं होती। लेकिन ये चीज तब से होती आ रही है जब से भारत के लोग, हमारे साउथ एशिया के लोग विदेशों में आके बसने लगे हैं।
तो अब ये मूवमेंट चल रहा था, तो फिर हुआ ये कि फास्ट फॉरवर्ड टू लास्ट ईयर 2022 में सियाटल शहर में हमारी एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस की एक संस्था है, काउंसिल ऑफ सियाटल इंडियन अमेरिकन, कोलिशन ऑफ सियाटल इंडियन अमेरिकन। तो कोलिशन ऑफ सियाटल इंडियन अमेरिकन एक बहुत ही सिविल राइट्स का, मानवाधिकारों का बहुत ही एक एक्टिव ग्रुप है। उन्होंने काउंसिल मेंबर श्यामा सावंत जी से बात करनी शुरू की कि देखिए सियाटल में अब जैसे जैसे साउथ एशियन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तकरीबन 1.25 से 2 लाख लोग अनऑफिशियल नंबर्स हैं साउथ एशिया के उधर। तो हम सुनते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स में, मोटेल्स में, ट्रकिंग के बिजनेस में जो लोग ट्रक चलाते हैं उनके साथ, आईटी का बहुत बड़ा हब है, अमेजोन के हेडक्वार्टर्स है, माइक्रोसॉफ्ट के उस एरिया में हेडक्वार्टर्स हैं, तो यहाँ पे भी अब डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? तो ये जब चर्चा शुरू होती गई तो बात करते करते बढ़ी, तो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर मैरीलैंड में जो एक बहुत ही एक्टिविस्ट संस्था है वो इन्वॉल्व की गई, अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कि इक्वली पावरफुल और बहुत ही एक्टिविस्ट एक संस्था है नॉर्थ अमेरिका की, उनको मेंबर्स फिर इन्वॉल्व हुए। इक्वालिटी लैब्स हैं, इक्वालिटी लैब्स में हमारी बहन तन्मोरी सौंदरराजन जी हैं, और ऐसे ही अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल जो कैलिफोर्निया में स्थापित है, ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में बैठ के बात करने लगे कि सियाटल में हम ये चीज सुन रहे हैं, सुनते तो पूरे अमेरिका कनाडा भर में है, लेकिन सियाटल में द सिचुएशन वाज राइट। तो जैसे हम बोलते हैं कि समय बनता जाता है, सियाटल में जो वहाँ के जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, उनका मानवाधिकारों के लिए, मानवाधिकारों को समझना और मानवाधिकारों को आगे फोर्सफुली प्रोपेगेट करना, उनका एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। तो इसीलिए हमारे जो मूवमेंट के लोग थे उन्होंने रियलाइज किया कि सियाटल इज द परफेक्ट ग्राउंड, क्योंकि सियाटल में सबसे बड़ी बात डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ आईटी लोगों वर्कर्स में नहीं हो रही है, अमेजॉन के, माइक्रोसॉफ्ट के जो बड़े बड़े आईटी कंपनी के उधर हेडक्वार्टर्स हैं, सिर्फ वहां नहीं हो रही है, जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जो वहाँ के हमारे जो लोग ट्रक चलाते हैं, जो कि टैक्सी चलाते हैं, जो कि स्टोरों में काम करते हैं, जो कि होटल्स में काम करते हैं, उनके साथ भी जात के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। तो अब क्योंकि वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो रिसेप्टिव हैं, वो इस बात को समझते हैं, क्यों ना उनसे बात की जाए। तो ये मूवमेंट फिर ये चर्चा होने लगी तकरीबन दिसंबर के आसपास लास्ट ईयर, और बात बढ़ती बढ़ती काउंसिल मेंबर शमा सावंत जी के पास गई। शमा जी वो भी इंडियन डिसेंट उनका है, वो भारत देश में पैदा हुए थे, तो उनको इस बात की समझ थी। तो उन्होंने जब इस बात को सुना और उनको इस बात का बहुत शौक लगा कि उनके एरिया में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो ये दिन भर दिन डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने इस बात को समझा और इस बात को उन्होंने तूल दी कि चलो हम इसको लीगली एक रेजोल्यूशन प्रपोज करते हैं जो कि इस बात को जात के आधार पे जो वितकरा हो रहा है इसको खत्म करेगा। तो शमा सावंत जी को इस बात के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पहले से थी, लेकिन जैसे ही सही समय आया उन्होंने इस बात को फिर 24 जनवरी इस साल 2023 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एक ड्राफ्ट था ऑर्डिनेंस का वो रिलीज किया। वो जो ड्राफ्ट था, वो सबसे गौर करने वाली बात ये है कि वो एक फॉर्मेलिटी वाला, या जैसे हम पंजाबी में कहते हैं खाना पूर्ति करने वाला ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट नहीं था वो। इट वाज अ वेरी पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन था जिसमें जात को रिकॉग्नाइज किया गया, और ये रिकॉग्नाइज किया गया कि ये सिर्फ भारतीयों की प्रॉब्लम नहीं है, ये साउथ एशियंस की प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ हमारे नेपाल के साथ ही आ गया है जिन्होंने आके इस बात को मीडिया में आके टेस्टिमनी दी कि हमारे साथ भी, हम नेपाल के लोग होने के बावजूद भी हमारे साथ नेपाल में और अमेरिका में जात के आधार पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो वो उस बात को पूरे साउथ एशियंस को की जो प्रॉब्लम है, यूनिक है,
उसको उस रेजोल्यूशन के जो ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस का जो ड्राफ्ट था उसने रिकग्नाइज किया। फिर साथ ही साथ उसमें ये प्रपोजल था, ये एक प्रोविजन डाला गया कि अगर इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन होगी तो ऑफिस ऑफ सिविल राइट्स जो सियाटल सिटी का जो एम्पावर्ड है इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो कास्ट के बेस पे भी इन चीजों को डिस्क्रिमिनेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। डिस्क्रिमिनेशन जहां हुई है उनको, डिस्क्रिमिनेशन करने वालों को दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। ये बहुत एक क्रिटिकल चीज थी। अब ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई जात के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करके रेजोल्यूशन निकाल दे कि हम एज अ सिटी ऑफ सियाटल या हम कोई शहर जात के डिस्क्रिमिनेशन को बुरा मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये एक रेजोल्यूशन होगा विच इज टूथलेस, जिसका कोई लीगल रेमिफिकेशन नहीं है। लेकिन सियाटल ने, श्यामा सावंत जी के रेजोल्यूशन ने उसको आउटलॉ किया, और जो ये इस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, दूसरा सबसे बड़ी बात, उनको दंड का प्रावधान निकाला। तो इस चीज के लिए ये बहुत यूनिक था। तो जिसी दिन ये 24 जनवरी को उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की मैडम ने, और मीडिया कॉन्फ्रेंस करके वो जो एक उन्होंने ड्राफ्ट रिलीज किया, ड्राफ्ट रिलीज करने के साथ साथ उन्होंने पूरे यूएस में ये एक डंका बजाया कि भाई हम इस चीज को आउटलॉ करेंगे और आप हमारा सपोर्ट दीजिए। और उसी वक्त जो अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका की खासकर, वो उसी वक्त सक्रिय हुई। अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अम्बेडकर एसोसिएशन, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, इक्वालिटी लैब्स, अम्बेडकर किंग स्टडी सर्कल, बॉस्टन स्टडी ग्रुप, इन सब ने टेक्नोलॉजी को यूज करके, ईमेल्स यूज करके, व्हाट्सएप यूज करके हमारे लोगों को इस बात बताना शुरू किया। और बताने के साथ साथ रिक्वेस्ट की कि अगर आपके साथ अमेरिका में रहते हुए डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो सिटी ऑफ सियाटल को जाके बताइए। और बहुत सारे हमारे लोग ऐसे थे जो कि थोड़ा घबरा रहे थे कि हम सियाटल में नहीं रहते, हमारी बात क्यों सियाटल वाले सुनेंगे, कि हम, कोई न्यूयॉर्क में रह रहा है, कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है, कोई कनाडा में रह रहा है। लेकिन जब ये उनको समझाया गया कि सिटी ऑफ सियाटल वाले बात, काउंसिल मेंबर्स, 9 काउंसिल मेंबर ये समझना चाहते हैं कि ये इट्स अ यूनिकली साउथ एशियन प्रॉब्लम, बट व्हाई इज दैट, ये ऐसा क्यों है। तो उसके लिए उनको अपना जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दे हैव टू थिंक ब्रॉडली कि भाई जहां जहां साउथ एशियन बसते हैं उनकी बात हमको सुननी है। तो हमारे न्यूयॉर्क के लोग, कैलिफोर्निया के, डैलस के लोग, फ्लोरिडा के लोग, वैंकूवर के लोग, टोरंटो के लोग, इन सब ने जब उनको ईमेल भेजने शुरू किए, तब उनके बात ये उनको पल्ले पड़ने लगी कि ओके, डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, और अगर है तो किस तरह की है। अब ये जो किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लोगों ने, हमारे जो AIC के, आना के, बाकी इक्वालिटी लैब्स के ग्रुप्स के लोग थे, इन्होंने उनको समझाना शुरू किया कि देखिए ये रेसिज्म नहीं है, क्योंकि जो नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अमेरिका में बहुत इजीली अंडरस्टूड है। लेकिन उनके लिए बात को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये सेम तरह के दिखने वाले लोग, एंड उनके जो वर्ड्स थे कि ब्राउन पीपल, दे लुक द सेम, व्हाई आर दे फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उनको ये समझाना हमको बहुत क्रिटिकल था कि देखिए, जस्ट बिकॉज अगर 2 साउथ एशियन लोग जो दिखने में सेम है, उनका रंग सेम है, उनका पहरावा सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपस में इनका भेदभाव नहीं है। जाति के आधार पर ये जो बाबा साहब ने जो इक्वालिटी, इन डिग्रेड इनइक्वालिटी को जो बात की थी, ये मेड अप है, दिस इज नॉट नेचुरल। इसको इन लोगों ने किस तरह से बनाया और किस तरह से ये सिस्टम हजारों सालों से कंट्रोल का और एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है, इसको समझाना हमने उनको शुरू किया। और उसके बीच में फिर जिस तरह से ये कॉन्वर्सेशन 24 जनवरी के बाद आगे बढ़ी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो पावरफुल मूवमेंट इसमें एडिशन, जो फोर्सफुल एडिशन हुआ, वो हुआ सदगुरु रविदास जो सभाएं हैं अमेरिका की, उनका। वो इस तरह हुआ कि अब जानते हैं कि 5 फरवरी को गुरु रविदास जयंती थी, गुरु रविदास गुरुपुरब था, जो कि विश्व में मनाया जाता है, जो विश्व में मनाया गया। तो 5 फरवरी से पहले श्री गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क में, टेक्सास डैलस में, फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में, पिट्सबर्ग कैलिफोर्निया में, फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में, सेल्मा कैलिफोर्निया में, जितने गुरु घर थे उधर लोग जाके 5 तारीख से पहले जा रहे थे, क्योंकि गुरुपुरब आ रहा है, लोग गुरुपुरब में जाके बैठते हैं, गुरु घर में जाके बात करते हैं। तो हमने गुरुद्वारे की जो गुरुघर की जो कमेटीज थी, उनसे अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट की
कि आप इस बात को समझते हो और बहुत केसेस में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में खुद हुआ है, तो क्यों ना आप अपनी संगत को इस बारे में बताएं। क्योंकि जो रविदासिया नाम लेवा जो संगत है, जो कम्युनिटी है अमेरिका में, वो रफली 50,000 से ऊपर है। जी 15 से 20,000 न्यूयॉर्क में अलोन, और 25 से 30,000 सिर्फ कैलिफोर्निया में है, फिर बाकी स्टेट्स में काफी लोग हैं। तो अब जैसे ये उन गुरु घरों में इस बात को बताया गया, ये मैसेज इंस्टेंटली उनके साथ रेजोनेट इसलिए हुआ क्योंकि जो गुरु रविदास गुरुद्वारे जो अमेरिका में बने हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही इस बात का प्रूफ है कि बाकी के जो गुरुद्वारे हैं उनसे ये अलग बने, और क्यों बने। और चाहे पंजाब से शुरू हुए, फिर इंग्लैंड में, इटली में, अमेरिका में, कनाडा में, वो इसलिए बने क्योंकि हमारे लोगों के साथ चूड़ा होए, Discrimination. मार होए, पीछे बैठ, इस तरह से स्लर्स को कहा जाता था। तो वो कम्युनिटी ने उस वक्त रिकॉग्नाइज की कि हाँ, हम तो इस बात को समझते हैं, तो हम भी सिटी ऑफ सेटल को हम गवाहियां देंगे। तो उन्होंने उसी वक्त सिटी ऑफ सेटल को ईमेल भेजे, कुछ लोगों ने फोन किए और ये बताया कि देखो, मैं टैक्सी चलाता हूँ न्यूयॉर्क में, मेरे साथ टैक्सी चलाते चलाते कुछ मेरे कस्टमर्स ने मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है, मुझे गलत बोला है, मेरे जो ओनर्स हैं टैक्सी कंपनी वाले उन्होंने किया है, कैलिफोर्निया के जो हमारे भाई ट्रक चलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि हमें गलत कास्ट स्लर्स बोले जाते हैं। जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उन्होंने बताया, जो मोटेल्स में काम करते हैं उन्होंने बताया, और जो आईटी और बाकी जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्होंने बता के सिटी ऑफ सेटल को एक ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट शुरू किया। तो हजारों ईमेल्स गए सिएटल के काउंसिल मेंबर्स को, और बात ऐसी हो गई कि उनके लिए इस चीज को इग्नोर करना वाज इम्पॉसिबल है। पहले मुश्किल हो वो गया। उनके लिए इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन हम्म, यहाँ पे अब जब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अब ये बात अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से देखिए, अब डेमोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, सबसे बड़ी बात पॉलिटिशियन कोई भी हो, किसी भी देश का हो, वो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट्स का, अपने वोटर्स का नंबर देखते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल। इस बात को जब समझा कि ओके, ये मानवाधिकार इन लोगों के जो अछूत लोग हैं, फॉर्मर अनटचेबल्स, इनके मानवाधिकार आज भी वायलेट हो रहे हैं, चाहे ये उस धर्म को छोड़ चुके हैं, चाहे ये बुद्धिस्ट बन चुके हैं, चाहे ये रविदासिया हैं, चाहे ये सिख हैं, चाहे ये मुस्लिम हैं, चाहे ये क्रिश्चियंस हैं, इनके साथ ये अभी भी भेदभाव हो रहा है। लेकिन क्या इस बात को हमको टैकल करना चाहिए? क्योंकि जो विरोधी पक्ष था उन्होंने भी 24 जनवरी के बाद कैंपेन शुरू किया कि इस बात को, ये जो बिल है ये पास ना हो। तो जी काउंसिल मेंबर्स ने ये बीच में ये निर्णय लेने का सोचा, 9 में से 5 से 6 लोग ये सोच रहे थे कि इसको हम पोस्टपोन करते हैं, मार्च में, अप्रैल में, मई में इसको देखेंगे, कमीशन बैठाएंगे। लेकिन जब किसी मूवमेंट और आइडिया का टाइम आ जाता है, तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं, नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। तो ये आइडिया का, ये मूवमेंट इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि इसका समय आ चुका था। तो हमारे जी लोगों ने, जो यहाँ के सबसे बड़े अप्रेस्ड वर्कर्स हैं अमेरिका के, अफ्रीकन अमेरिकन और लातिनो वर्कर्स, उनका सहारा लिया, उनको अनुरोध किया, उनको रिक्वेस्ट की कि देखिए, रेसिज्म के आप भी शिकार हैं, हम आपके साथ सिविल राइट्स की सोलिडारिटी में खड़े हैं। जिस तरह हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन लोगों के कोर वोटर्स हैं, आपके वर्कर यूनियन बहुत स्ट्रांग हैं, क्या आप हमें हमारा इस मूवमेंट में हमारा साथ देंगे? तो इसी तरह जो यूनियन वर्कर्स ने इस बात को उस वक्त समझा और उन्होंने उसको लेटर ऑफ एंडोर्समेंट उसी वक्त लिख के दिए। लेटर ऑफ एंडोर्समेंट्स इतने स्ट्रांग हो गए कि आप मानिए कि 177 ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशल रेपिटोर हैं केपी अश्वनी साहब, ही इज अ स्पेशल रेपिटोर, और उनका जो चार्टर है दैट इज ऑन रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, xenophobia, उन्होंने भी लेटर ऑफ एंडोर्समेंट दिया। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, अमेरिका के इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर कॉर्नेल वेस्ट, जो कि रेसिज्म पे, सिविल राइट्स पे लिखते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। बहुत बड़े ऑथर है नॉम चॉम्स्की साहब, उन्होंने लिखा। तो इस तरह से 177 ऑर्गेनाइजेशंस ने साइन किए, एंडोर्स किया ऑफिशियली। दैट वाज अ बिग मूवमेंट। तो जी अब जब ये इस बात का, ऑर्गेनाइजेशंस का इतना बड़ा मूवमेंट जो इन सबको जोड़ा, उसका जो श्रेय है ये हमारे कोalition ऑफ सेटल इंडियन अमेरिकन्स,
अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इक्वालिटी लैब्स और अम्बेडकर किंग स्टडी सर्कल को है, क्योंकि इन्होंने इन सबको अप्रोच किया। गुरु रविदास सभाएं जितनी उनको अप्रोच किया, हमारे जो सिख भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, उनको अप्रोच किया। फिर कुछ संस्थाएं हैं ह्यूमन राइट्स की, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, वो भी आए, सबने आके इस बात को रिकॉग्नाइज किया। आई थिंक कोई सवाल आ रहा है, मैं जरा पॉज करता हूँ। जी सो मैं बताता जाऊं साथियों, जी हमारे साथ आदरणीय संदीप लोई जी हैं, जो यूएस से हमारे साथ जुड़े हैं। जो बिल पास हुआ है इन सियाटल सिटी के अंदर, द बैन द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो संदीप जी, परम जी के पास क्वेश्चन आया है, सो परम जी प्लीज गो अहेड। जी 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 संदीप लोई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो हमें पूरी जानकारी दी है, उसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे जो लोग इसके लिए बहुत तत्पर हैं कि पूरी जो जानकारी हमें दी जाए, और दमा वेव्स के आज के इस चैनल से जो आज उन्हें जानकारी मिल रही है, बहुत हमें मैसेज आ रहे हैं कि अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें से एक क्वेश्चन आया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने who were the people who drove the campaign in media and Ambedkarite community to get it passed, के कौन लोग थे जो इसको मीडिया में लेकर गए, और हमारे अम्बेडकराई लोगों कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, जो इस जो कानून पास हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें प्लीज। थैंक यू। जी 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 बिल्कुल। ये जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि 24 जनवरी को जब मैडम शमा सावंत जी ने इसका मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को विश्व में अनाउंस किया कि ये बिल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पास होने वाला है, तो जो लोग थे वो सबसे पहले अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इक्वालिटी लैब्स, कोएलिशन ऑफ सेटल इंडियन अमेरिकन और अम्बेडकर किंग स्टडी सर्कल, ये 5 संस्थाओं के जो लोग थे, इन्होंने इस चीज को सबसे ज्यादा ड्राइव किया। एआईसी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के प्रेसिडेंट राम कुमार साहब, उनके मीडिया स्पोक्स पर्सन अनिल वागड़े साहब, इक्वालिटी लैब्स की तैनमोरी सौंदरराजन, आना अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की माया कामले जी हैं वो, और कोएलिशन ऑफ सेटल इंडियन अमेरिकन के तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम है। सुजाता जी थे, प्रशांत नीमा साहब, राघव जी, कौशिक जी, और उनका पूरा जो बहुत एक सॉलिड ग्रुप है वो लोग, और कार्तिक जी अम्बेडकर किंग स्टडी सर्कल से उनकी पूरी टीम, इन लोगों ने सबसे ज्यादा मीडिया कैंपेन को प्लान करके स्ट्रेटेजाइज करके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी शुरू की, और बात करके उन लोगों को इम्प्रेस किया कि आप इसके बारे में छापिए, और नॉट जस्ट कि मीडिया में बोले कि आप इसके बारे में लिखिए और बात कीजिए, लेकिन उन्होंने साथ के साथ सबसे बड़ी बात है हमारे लोगों को बार बार एजुकेट किया कि हमें आपकी जरूरत है, ये ईमेल्स आपको भेजने बहुत जरूरी है, आप ईमेल्स भेजिए, सिटी ऑफ सेटल को फोन कीजिए। तो इन लोगों ने, दीज वर द कोर पीपल, ये कोर लोग हैं जिन्होंने इस कैंपेन को ड्राइव किया। और अगर जैसे अब मैं उनको बधाई दूं तो सबसे ज्यादा बड़ा श्रेय इस बिल के जो पैसेज का है इन संस्थाओं को, इन लोगों को जाता है। इन्होंने, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर गौरव पठानिया हैं, ईस्ट कोस्ट पे वाशिंगटन डीसी के पास रहते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया एक ऑपेड लिखा, ओपिनियन एडिटर इंग्लिश में लिखा, ऐसे बहुत सारे ऑथर्स ने ओपिनियन एडिटर्स लिखे, माया कामले जी ने लिखे। तो ये इनका पर्पस ये था कि अमेरिका की जो सिविल सोसाइटी है उसके बीच में एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए ताकि उन लोगों को इस बात की समझ हो। तो ये अगर संस्थाएं हैं, इनका कैंथ साहब अगर आपको मैं जवाब दूं तो इन्होंने काम किया सबसे ज्यादा, और जो श्रेय है जो मूवमेंट को बढ़ाने का और आगे लेके जाने का और मीडिया कैंपेन को स्ट्रेटेजाइज ड्राइव करने का इनको जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। क्योंकि हमारा जो टाइम होता है बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि हमारे साथ आदरणीय गेस्ट जो स्पीकर हैं सरबंस बिरदी जी, एक 2013 में यूके में भी बिल पास हुआ था, उसके में बारे में उनसे बातचीत करनी है। तो लास्ट में एक जो क्वेश्चन है कि इन कैनेडा बेस्ड, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम हम टोरंटो, वैंकूवर एंड वुल्वरहैम्पटन से ये होस्ट करते हैं, तो जो डाटा है
जो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, मेरे साथ पर्सनल भी हुआ, दैट आल्सो पब्लिश इन टोरंटो स्टार, जो मेन अखबार है टोरंटो का, उसके अंदर पब्लिश विद माय पिक्चर पोस्ट हुआ। तो लेकिन क्या है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा वो कतराते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो जो आपका जो मेथड था, आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, तो हम कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? And this is the one, and also I wanted to give please give a concluding message from your side कि हम इसको how we can take this to further. जी Thank you. जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक पर्टिनेंट, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट ना हो तो जो यहाँ के जो नॉन साउथ एशियन पीपल उनकी बात नहीं समझ में आती। तो सबसे बड़ा एक जो बैकग्राउंड इस पे जो काम हुआ था वो था इक्वालिटी लैब्स ने 2018 में एक सर्वे किया था अमेरिका में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे जो हमारे लोगों के साथ जो वितकरा होता है उस किस तरह का होता है। तो उन्होंने एक ऑलरेडी सर्वे करके रखा हुआ था जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, मैं उसका आपको लिंक भेज सकता हूँ। तो वो एक सर्व्ड एज अ बेडरॉक, क्योंकि वो सर्वे हो चुका था, वो जो डाटा उसमें ऑलरेडी अवेलेबल था। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 एंड 2023, उस सर्वे का बेस यूज करके हमारे लोगों ने आगे उसको फर्दर इस तरह बढ़ाया कि बहुत आसान कर दिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को ईमेल भेजना, काउंसिल मेंबर्स को ईमेल भेजना और फोन करना। तो हुआ कैसे कि व्हाट्सएप के जरिए आजकल ईमेल के जो एड्रेसेस होते हैं, जो ईमेल को फॉरवर्ड करने के लिंक्स वगैरह होते हैं, वो बहुत इजीली मिनटों में चले जाते हैं। जैसे 2013 में यूके मूवमेंट चली, फिर 2017 में भी बहुत जोर लगा हमारे लोगों का। अब उस टाइम पे व्हाट्सएप इतना ज्यादा, व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, व्हाट्सएप इतना ज्यादा जोर नहीं पकड़ा था जो आज पिछले 3-4 साल में हुआ है। तो आगे हम आगे इस चीज को जैसे आगे लेके जाना है। अभी टोरंटो में 8 मार्च को फिर से टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट जी। बोर्ड है, उधर भी डिस्क्रिमिनेशन का को कास्ट को ऐड करने का प्रपोजल उस पर वोट होने वाला है। जी। तो उसमें भी जो अभी भी टेस्टिमनीज चल रही है वो टेक्नोलॉजी के जरिए ही है। तो हमको आगे भी जैसे जैसे जहां जहां बाकी शहरों में, बाकी स्टेट्स में, बाकी कंट्रीज में इस चीज को अपने लोगों को अगर आसान बनाना है, टेस्टिमनीज देना, गवाहियां देना, डेटा को आगे लाना, तो टेक्नोलॉजी में किस तरह से वो वेबसाइट्स को जनरेट करना, किस तरह से ईमेल्स भेजना, वो एक सबसे बड़ा टूल है जो कि हम यूज करेंगे और हमको करना चाहिए। और अगर आपको किसी को उसके बारे में थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए तो हम ऑफलाइन इसके बारे में बात कर सकते हैं, और बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी इसको सेटअप कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे का काम है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे आसान और इजी तरीका यही है कि हमारे लोगों को एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल हो अपनी गवाहियां और टेस्टिमनीज देना। कुछ लोग अपना नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, कहीं उनकी जी, जॉब में जी। प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो उसके लिए एनोनिमाइज तरीके से ईमेल्स भेजना, वो बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का यूज है, वो हमको करना चाहिए। और उसके लिए अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हम उसके बारे में ऑफलाइन बात कर सकते हैं किसी को भी। जी, आखिर जी। में आप हमारे लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि इसके अंदर मैं वो पोस्टर भी शेयर करूंगा जो, क्योंकि मोशन क्रिएट किया गया है, मोशन प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 8 मार्च को जो TDSB है, टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के अंदर मोशन दिया गया है, और उसके अंदर जो पिटीशन हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे सोशल मीडिया यूज करते हुए, ईमेल्स, राइट। तो एट द एंड आप कुछ हमारे लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ा मैसेज मैं जो बाबा साहब हमको एक बल्कि मैसेज नहीं, ड्यूटी लगा के गए हैं हमारी, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको उसको अपने जीवन में अपनाना है। तो जो भी सेटल में हमारी टीम ने किया, हमारे लोगों ने किया, वो बहुत खूबसूरत एक जीता जागता सबूत है बाबा साहब के एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज का। तो अभी हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के मैंने कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ बच्चों की और उनके पेरेंट्स की गवाहियां सुनी। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दिल को दिला देने वाली
इंसिडेंट्स का सामने आ रहे हैं कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनको किस तरह की बातें बोली जा रही हैं उधर। बहुत दुख की बात है जो ऐसा अभी भी हो रहा है। तो मेरा मैसेज कम्युनिटी को यही है कि राइट अवे हमें 8 मार्च को जो हमारे लोग उधर इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में, हमारा फर्ज बनता है कि उनके जो मेंबर्स हैं, स्कूल बोर्ड के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको बताना कि ये डिस्क्रिमिनेशन इट एग्जिस्ट वेहीमेंटली और उसको दे मस्ट स्टॉप टू बैन इट। सियाटल ऑलरेडी हैज डन इट एंड देयर आर अदर प्लेसेस दैट आर ऑलरेडी ऑन द वे। ये बहुत जरूरी है, ये इमीडिएट हमारा नंबर 1 कंसर्न है क्योंकि 8 मार्च हमारे सामने है। और दूसरा मैं जी मैसेज ये देना चाहूंगा कि सिर्फ हमें बाबा साहब के मैसेज को किताबों में, यूट्यूब वीडियोस पे देख के नहीं छोड़ना है, अंदर दिल में बसा के, अपने हृदय में बसा के उस पर काम करना है। अगर हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ये जो हमारा काफिला है ये आगे बढ़ना तो छोड़ो, पीछे पीछे चला जाओ। जाएगा। जी इसीलिए जी चाहे हम यहाँ के जो लोकल काउंसिल मेंबर्स हैं, जो बाकी विदेशों में हम बैठे हैं, चाहे वो हमारा एजुकेट ऑर्गेनाइज का मैनिफेस्टेशन हो, चाहे उनको एजुकेट करके हो, चाहे किसी को शिक्षा देके हो, चाहे किसी की शिक्षा में मदद करके हो, हमको कुछ ना कुछ कंसर्टेड प्लान तरीके से अपने समाज को आगे लेके जाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो यही मेरा सबको मैसेज है। अब जिस तरह आप धम्मा वेव्स और बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं विश्व भर में जो बाबा साहब के मिशन को आगे प्रचार करने में जुड़ी हुई हैं, हमारे समाज के रहबरों को आगे लेके उनके मैसेज को बार बार प्रोपोगेट कर रही हैं, उनको हमें सपोर्ट करना है, जी उनको सुनना बिल्कुल है, उनको सपोर्ट करना है और कुछ ना कुछ अपने आपसे सवाल करना है कि मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। जब हम जी अपने आप से ये सवाल करेंगे, काम हम अपना आप करते रहेंगे। बस इसी बिल्कुल। बातों के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप सबको वंस अगेन बहुत जय हिंद। बहुत जी जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। रियली अप्रिशिएट के आपने बिहाइंड द सीन रहकर, क्योंकि काफी लोग जो देखते हैं, हम काफी वो कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं कि काम तो कोई और कर रहा था, जैसे आप लोग पीछे से काम कर रहे थे और दूसरे लोग जो आकर फ्रंट में के नारे लगाते हैं उस तरह वो थोड़ा फिर हो जाता है। मगर आपका रियली अप्रिशिएट के आपने बहुत ही जे एक शलाघा जो का है भरपूर जो काम किया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया है। दमा वेव्स की टीम और पूरा समाज आपको इसके लिए बधाई देता है। और इसके साथ ही जो आपने सियाटल में जो हुआ है, उससे दूसरे जो स्टेट्स हैं, दूसरे कंट्रीज है, उसको बहुत बूस्ट मिला है, बहुत उसको एक तरह का पावर मिला है, क्योंकि हर एक कंट्री में, हर एक शहर में होता है। हमारे भी जहाँ वैंकूवर कनाडा में काफी कुछ होता है, काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इवन के वो लोग काफी रिच हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है उनकी, अपने लोगों की, उनके साथ भी होता है और कोर्ट में भी केस चल रहे हैं इसके बारे में। तो फ्यूचर में जे आई थिंक सभी जगह, सभी स्टेट्स में, सभी कंट्री में, सभी शहरों में होगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमें टाइम देंगे और हमारे दर्शकों को और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे और जिस तरह की हेल्प चाहिए होगी आपसे जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय। बहुत तो धन्यवाद संदीप। जी दर्शकों, हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो जो हमारा वीकली हिस्टोरिकल डेज होते हैं, उसके बारे में डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से हमें बताते हैं, जो कि हमारी हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास है उसके बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर सुजाता जी प्लीज। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। नमोदय। यस, 27 फरवरी से 5 मार्च तक का वीकली रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी अभी। 27 फरवरी 1947 को देवलाली सेना न्यायालय के समक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था। 28 फरवरी 1932 मद्रास में अछूत ईसाई, मुस्लिम, गैर ब्राह्मण इनके द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका स्वागत किया गया था। 1 मार्च 1948 को डॉक्टर लाल सिंह इनका जन्मदिन रहता है। 1 मार्च 1939 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फ्रीडम वर्सेस फ्रीडम इनकी एक किताब छापी गई थी। 2 मार्च 1930 कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि
मंदिर में पूजा अर्चना करना ये आंदोलन का उद्देश्य कतई नहीं था। बाबा साहेब दुनिया को विशेष तौर पे अंग्रेज हुकूमत को, जिनका भारत में शासन था, उन्हें दिखाना चाहते थे कि हिंदू धर्म में दलित वंचित समाज के लोगों के साथ सवर्णों द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक विषमता तथा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि मंदिर हो, पानी हो, सड़कें हो, इन सब पर दलितों का भी अधिकार होना चाहिए, ये वो चाहते थे तथा उन्हें न्याय सम्मान दिलाना चाहते थे और ऐसा कार्य उन्होंने करके दिखाया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने 2 मार्च 1930 को कालाराम मंदिर में प्रवेश करके सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए मंदिर को खुला कर दिया था। उनके इस महान कार्य को तथा महान स्मृति को विनम्र अभिवादन करते हैं तथा उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं। उसके बाद आते हैं 2 मार्च 1947 की बात है। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसलिए ये दिन भी महत्वपूर्ण है। 2 मार्च 2023, मतलब अभी की बात बता रही हूँ। नागालैंड यहाँ पे पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो 26 फरवरी को हुआ था और उसका रिजल्ट जो आया था वो 2 मार्च को आता है, जिसमें 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी और 2 मार्च को ये चुनाव का परिणाम आया है। और कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद ये जो आरपीआई है, यहाँ के 2 लोग चुन के आए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका उदाहरण है। 3 मार्च 1934 कालाराम मंदिर सत्याग्रह स्थगित किया गया था। 3 मार्च 2023, मतलब अभी की बात, नागपुर के बेजनबाग ग्राउंड में बहुजन तथा बुद्धिस्ट युवाओं के लिए नेशनल ट्रेड फेयर एक्सपो लगाया गया है। उद्योग तथा बिजनेस बढ़ाने का एक बहुत ही अनोखा ऐसा ये प्रयास है। इस उद्योगों के माध्यम से कई बुद्धिस्ट स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें भारत भर से पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, करीबन भारत देश के 7-8 राज्यों ने यहाँ नागपुर में बुकिंग की गई है और यहाँ अम्बेडकरी लोगों का ये बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है। सरकारी नौकरी की कमी तथा शासन की जो बेरोजगारों की तरफ मतलब लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए मिस्टर विक्रम जी जो सीए है, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग उद्योगों को उन्होंने यहाँ पे शुरू किया है और नेशनल ट्रेड फेयर एक्सपो के माध्यम से वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज जो नागपुर के जन्मे हुए लोग हैं, ये बड़े ही परिश्रम के साथ, जागरूकता के साथ स्वयं निर्भर पूरी तरह से होने की कोशिश कर रहे हैं। 4 मार्च 1960 श्री विलास कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़, इन्होंने लोकसभा में श्री प्रकाशवीर शास्त्री के धर्मांतरण पर रोक का विरोध किया था और उसी दिन मनुस्मृति को फाड़ भी दिया था। 5 मार्च 1929 खारे पाटन महल में सोमवंशी के महान भाइयों की जाहिर सभा हुई थी। इस तरह से मैंने आपके समक्ष वीकली रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी आनंद भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी। और जो अभी हम, क्योंकि प्रोग्राम का समय काफी हो गया है, लेकिन हमारे जो आदरणीय गेस्ट स्पीकर हैं आदरणीय हरवंश बिरदी जी, ये पूरे का प्रोग्राम जो है हमने, क्योंकि अभी वो बोलते हैं कि जो मोमेंट को राइट टाइम पे ऊपर कैप्चर करने का दमा वेव ने एक जो लिया है, प्रण लिया है, क्योंकि मोमेंट को कैप्चर, जैसे सियाटल में जो बिल पास हुआ है उसको हमने कैप्चर किया। इसी तरह 2013 के अंदर एक लंदन में भी बिल पास हुआ था कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। उसके बारे में हमारे साथ आदरणीय हरवंश बिरदी जी बुद्धिस्ट राइटर्स हैं, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, पूरे 50 से ज्यादा साल अपनी उम्र के आज उन्होंने दम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ प्रसार के लिए लगा चुके हैं और अभी भी बहुत पूरी दृढ़ता और एक्टिवली वो दम का साथ प्रसार कर रहे हैं। तो उनका वेलकम करते हैं। सबसे पहले बिरदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा भाई। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं ये जो यूके में यूएसए में एंटी कास्ट
लॉ पास हुआ है, उसके लिए जिन जिन लोगों ने, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशनों ने काम किया, मैं उनको शाबाशी देता हूँ। आई सलूट देम। खास करके जो कशमा सावंत है, उन्होंने इसमें लीड पार्ट अदा किया, और जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं और उसी समाज के लोग वहां पर अपोज करने के लिए आए थे। तो कितनी हिम्मत है उस हमारी बेटी में, हमारी बहन में, जिसने ये करेज दिखाया कि जो सदियों से, हजारों सालों से, जिस कोड से, जिस कैंसर से भारत का बुरा हाल हुआ, उसने उसके खिलाफ बात की। तो हमारे संदीप जैसे जो नौजवान हैं, ये अगर इस फील्ड में आकर काम करेंगे तो हमारे लोगों की हालत बहुत जल्दी सुधर सकती है। तो ये जो हमारे यूके में बात चली, पहले वहां पे अलग अलग कुछ कमीशन थे, जैसे इक्वालिटी कमीशन था, रेशियल इक्वालिटी था, डिसेबिलिटी था, और भी थे। तो 2002 में ब्रिटेन सरकार ने ये कहा कि हम इन सबको मिला के एक बिल पेश करेंगे। तो हमारे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर ये सभी जो भिन्न भेद होता है उसके लिए एक ही कानून बन जाएगा, सब अलग अलग नामों को लेकर, तो क्यों नहीं हम भी उसमें ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यूके में है उसको हम क्यों ऐड नहीं करवाते। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बाबा साहब है उनकी तो बातें कही हुई 100% सही उतर रही है। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि भारत के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ भी जाते हैं, अगर अपनी बुराइयों का पूरा छिप भर के नहीं ले जा सकते तो सूटकेस भर के जरूर ले जाते हैं। तो उन बुराइयों में सबसे बड़ी ये जातिवाद है, और वो सूटकेस भर के लाए हैं। मेरे साथ भी हुआ है ये, जैसे आनंद जी ने कहा, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन हम अम्बेडकर के सोल्जर हैं, हमने डट के उसका मुकाबला किया और ईंट का जवाब पत्थर में दिया। तो हमने उनको कहा कि उसमें कास्ट भी ऐड करो। तो आपको हैरान नहीं होगी, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि सियाटल में भी वो ब्राह्मण गए हुए थे कि ये नहीं कानून बनना चाहिए। तो हमारे जहाँ जो हिंदू काउंसिल यूके है वो कहते थे कि अरे भाई ये जातिवाद तो अंग्रेज लेकर आए हैं, ये जातिवाद तो मुसलमान लेकर आए हैं, और यहाँ तक कि ये तो पोर्चुगीज लफ्ज है। देखो जैसा ये पहले से, जब से ये हमारे जम्बूद्वीप में आए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, अब भी ये झूठ से झूठ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन तो हमारे जो लेट चानन चाहल, उन्होंने ये जो किताब है द इवल ऑफ कास्ट, तो इसमें उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये जो बकवास कर रहे हैं वो गलत है। इन लोगों के धर्म ग्रंथों में जातिवाद है, छुआछात है, तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि ये तो अंग्रेजों ने दी है, ये जो या मुसलमानों ने दी है। जबकि अभी अभी भंते ने एग्जाम्पल दी है कि सुनीत भंगी जो था वो क्या हाई कास्ट था, और वो जाति थी तभी वो सुनीत भंगी कहा जाता है। तो ये लोग अब भी 100% झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो इवल ऑफ कास्ट किताब है, ये हाउस ऑफ कॉमन में रिलीज की थी जनवरी 2009 में। जी हमारे यहाँ पर एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड है और एक हाउस ऑफ कॉमन है। तो सबसे पहले वो जो हमने डाला था तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड में गया। हाउस ऑफ लॉर्ड में सभी बुजुर्ग हैं जो इंडिया में आर्मी में या रह चुके हैं, क्योंकि उनको जातिवादी के बारे में पता था, तो उन्होंने वो बिल मेजॉरिटी से पास कर दिया। तो उसके बाद वो जाना था हाउस ऑफ कॉमन में, जहाँ पे एमपी बैठते हैं। अब वहां पे सभी यंग है, और वहां पे कुछ जो इंडियन एमपी है वो दूसरे एमपीओ को अपना इन्फ्लुएंस करके कि भाई आपने नो में वोट डालना, तो हाउस ऑफ कॉमन में फिर नो में वोट हो गई। उसको दोबारा हाउस ऑफ लॉर्ड में वापस जाना था, वहां पे फिर पास हो गया। तो यहाँ का कानून ये है कि जो 2 बार हाउस ऑफ लॉर्ड में पास हो गया वो पास है, उसको हाउस ऑफ कॉमन में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जी पास हो गया 2013 में। विधि लेकिन साहब एक क्विक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू।
मैंने उस वक्त, क्योंकि मैं ये इवल जो चैनल चार्ल्स साहब ने किताब, मेरे पास भी वो किताब आई थी, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा उस वक्त हंगामा हुआ कि कुछ सिखों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी कि हमारे पास 1 मिलियन पाउंड हमने इसका रिजर्व रखा है, कभी बिल को पास नहीं होने देंगे। प्लीज उसके बारे में जरूर मेंशन कीजिएगा। नहीं देखो, सभी सिख नहीं, कुछ जी सिखों ने, कुछ सिखों ने हमारा सहयोग दिया, लेकिन क्योंकि देखो ये जो ब्राह्मण है ये बहुत कनिंग है। हमारे जाने से पहले जितनी अपने आप को हाई कास्ट सिख ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये उनके पास चले गए और उनको भड़काया कि क्योंकि आप लोगों के भी गुरुद्वारे अलग अलग हैं, तो ये लोग आपके खिलाफ भी जात पात पे कानून बनाने जा रहे हैं, और वो इनकी बातों में आ गए। तो वो हमारे जो सिख भाई हैं उन्होंने ये बात कही कि उस मीटिंग में मैं भी शामिल था कि हमने 1 लाख पाउंड सेपरेट रखा हुआ है, हम इस बिल को कभी पास नहीं होने देंगे, लेकिन वो हो गया। लेकिन ये मैं आखिर में कहने वाला था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल यहाँ यूके में है, यहाँ जो ब्रिटिश सरकार है उनका भी इन पे बहुत असर है। और जब वो बिल पास हुआ उस वक्त लेबर पार्टी थी, तो इमीडिएटली उसके बाद इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो अमीरों की पार्टी है, जो कंजर्वेटिव है, जो आज राज कर रही है, वो आ गई। तो उन्होंने वो जो कानून पास हो गया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पास हो गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अब हमारे पास सियाटल की बड़ी बड़ी एग्जांपल है और कनाडा की एग्जांपल बन जाएगी। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में ये कानून पास हो चुका है। वहाँ की एक लेडी ग्रीन पार्टी की एमपी थी, तो उसने बहुत साल पहले ये कानून ऑस्ट्रेलिया में पास करा दिया है। तो अगर हम हिम्मत करेंगे तो ये सारी दुनिया में ये होने वाला है। और देखो एक बात हमें जरूर करनी है, शायद वो नेक्स्ट स्टेप होगा, कि जो जातिवाद जो है ये कहाँ से शुरू होता है, ये कैसे खत्म हो सकता है। बातों से नहीं होगा। ये जो इनका जिसको ये होली स्क्रिप्चर कहते हैं, तो ये होली स्क्रिप्चर जो है ये उसमें इंडोर्स किया है वह है, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। तो मेरा मैसेज लोगों को ये है, जो लोग ये कहते हैं कि ये जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ती, मैं सहमत हूं, लेकिन अगर जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती, अरे भाई आप जाति का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। कोई आदमी मुझसे ये पूछ सकता है मेरे पिताजी क्या करते थे काम, मेरे दादाजी क्या करते थे, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं क्या करता हूं, मेरा बेटा क्या करता है, मेरा पोता क्या करता है। अरे भाई इससे आप मेरी जो जात बनानी है वो अपने लिए बना लो, लेकिन मैं जात पात को नहीं मानता, मेरी कोई जात नहीं है। तो हम भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि हम भी जाति को मानते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि हर जाति ने अपने महापुरुष के नाम पर अपना धार्मिक स्थान बना लिया है। इससे क्या साबित होता है, किसको नहीं पता कि किस जाति का कौन महापुरुष था जिसके नाम पे इन्होंने अपना रिलीजियस प्लेस बना लिया है, और ये समझते हैं अरे भाई ये आप कीचड़ से कीचड़ को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ही जाति का पीछा नहीं छोड़ते तो जाति हमारा पीछा कैसे छोड़ेगी। हम कहते हैं कहीं, तो ये जो 3 पंजाब में 2 मेन जातियां हैं, कितनी एग्जांपल हमारे पास है। जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो जाति तोड़ के शादी करते हैं। हम दूसरे ब्राह्मण को तो कहते हैं, लेकिन हम क्या जाति तोड़ के शादी करते हैं अपने बच्चों की। मैंने की है, मैं इस बात की मैंने हिम्मत की है, मैंने की है। तो अगर हम, और मुझे कभी कभी डर रहता है क्या बौद्धों में भी जात पात आ जाएगी। अगर बौद्धों में जात पात आ गई तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए हानिकारक होगा। हमें एग्जाम्पल सेट करनी है, बौद्ध होना चाहिए। हम ये कहते हैं, मैं आई रिपीट माई सेल्फ, वो बौद्ध होना चाहिए। हम बौद्धों में जातिवाद को नहीं मानते, हमें जातिवाद को, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए टू सेट अप एग्जाम्पल। तो ये जो लॉ यूके में पास हो गया था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो शायद उसको दोबारा हमारे जो लोग उसमें आगे होके काम करते थे वो फिर से दोबारा इसको उठाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में लेबर पार्टी आने वाली है यूके में। कंजर्वेटिव को 10-11 साल देख लिया, अब लोग फेड अप हो गए हैं, तो लेबर पार्टी रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चेंज चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी साहब, आपने भी काफी विस्तार पूर्वक, जैसे लोई साहब ने हमें काफी विस्तार पूर्वक बताया, आपने भी ऐसे वेनेबल ने पहले अपने बात में जात पात की बात की है, तो बाबा साहब से पहले भी श्री गुरु रविदास महाराज, कबीर साहब, गुरु कबीर जी, गुरु नामदेव जी, सब आप देखो उनका हत्या हुई है, कत्ल हुआ है। हमारे लोग नहीं मानते, अलग बात है, क्योंकि हमारे लोग ये समझते हैं वो तो बहुत शक्तिवान थे, भगवान ईश्वर का उन पे आशीर्वाद था, ये वो मगर उनको गुरु नानक साहब को और भी जो हमारे गुरु हुए हैं पहले, उनको कितना फेस करना पड़ा, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, अपना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और काफी गुरु महापुरुषों की हत्या हुई है इसी के कारण, क्योंकि वो जो समाज में ऊंच नीच जात पात को खत्म करना चाहते थे, भेदभाव खत्म करना चाहते थे, और ये जो ऊंची सो कॉल्ड ऊंची जात के लोग थे वो उनका विरोध करते थे, और उनका जो क्रांतिकारी जो उनके विचारधारा को वो खत्म करना चाहते थे। मगर देखो आज भी आप जैसे लोग और बाबा साहब जैसे लोग, और जो यहाँ यूएसए में आकर जो के सावंत जैसे क्षमा सावंत जी है, और जो हमारे लोग जो आवाज उठाते हैं इस जो कोड है, जो जाति पाति का या और ऊंच नीच का जो कोड है, उसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, वो उन महापुरुषों की देन है कि आज हम बोल रहे हैं और इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मैं सभी आप जैसे लोगों को जो आज संघर्ष करते हैं और जिन्होंने संघर्ष किया, जिनकी राह पर हम चल रहे हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। इसी के साथ मैं जो आज का प्रोग्राम समाप्त करने के लिए आनंद जी से विनती करूंगा। सो आप सभी दर्शकों को परम कनाडा की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद। So wherever you are, if you feel safe, let's put a palm together. नत्थि में शरणं वरं आयं, बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवाजेन हेतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं वरं आयं, धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवाजेन होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं वरं आयं, संगो में शरणं वरं एतेन सच्चवाजेन होतु में जय मंगलं। साधु 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 साधु। साधु। हमारा जो लोगो है, जानो फिर मानो, दम का दान सबसे उत्तम दान जो माना जाता है। सो जो दमावेव का जो पर्पस है वो दम का सार प्रसार करना है, और उसके साथ बीम भक्ति को हमने बीम शक्ति में बदलना है। इसके ऊपर दमावेव काम करती है। मे ऑल बी हेल्थी, हैप्पी एंड पीसफुल, बी माइंडफुल, बी काइंड। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं